अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। मेरे ख्याल में काफी दिन बाद खोली है मैंने इस किताब को क्लास। आखिरी बार कोई बात की हो वो R2 में चल रही, MF में यही चल रही है। मेरा ख्याल है सिलर एमी पे बात कर चुका हूँ मैं। और सॉरी कौन सी बात की थी मैंने? घर वालों के साथ अच्छे, वो भी FA2 में की होगी। हाँ जी, अच्छा यहाँ तक पहुंचा दिया था मैंने, वालिदैन तक। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा ये मैंने इससे मिलती जुलती सिलर एमी में बात की थी, तो चलो उसी कॉन्टेक्स्ट में एक और है। बुखारी 6077 सही अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स के लिए जायज नहीं कि अपने किसी भाई से 3 दिन से ज्यादा के लिए मुलाकात छोड़ दे। इस तरह के जब दोनों का सामना हो जाए तो ये भी मुंह फेर ले और वो भी मुंह फेर ले। ये मैंने ना कतर एमी के सिलसिले में बात की थी कि ये जरूरी नहीं है कि हर तीसरे दिन आप पप्पो के घर पहुंच जाए। फिजिकली तीसरे दिन मिलने वाली बात नहीं है। कट ऑफ नहीं करना। गुस्सा आ गया, किसी बात पे बदमजगी हो गई, बहुत है 3 दिन, कट ऑफ नहीं करना। अच्छा क्या करना है फिर? हर दूसरे दिन घर पहुंचना लाजमी है, लाजमी फोन करना है? नहीं भाई, दूसरे मुल्क में रहते हैं, फिर इतने को खास मिजाज भी नहीं मिलते तो जबरदस्ती बोझ भी नहीं बनना है। लेकिन खुशियां हो, उन खुशियों में उनके लिए दुआगो होना, उनको किसी मदद की जरूरत है उनकी मदद रेगुलरली, जितना करीबी रिश्ता है उतना ज्यादा रेगुलरली हाल चाल पूछ लेना। खूनी रिश्ता है तो फिर ज्यादा रेगुलरली हाल चाल पूछते रहना। जरूरी नहीं घर ही पहुंच जाए जाके, वो तो डिपेंड करता है कि घर के हालात क्या हैं, कितनी दूर है, घर चले जाएंगे तो क्या उनके लिए मुश्किलें बन जाएंगी, वो तो केस टू केस वेरी करेगा। लेकिन मुश्किलों में काम आना, किसी मुसीबत में अवेलेबल होना, खुशी में शरीक होना, बस यही है सिला रहमी हालचाल। तो अगर कोई कट ऑफ हो भी गया तो 3 दिन बहुत है। और उसमें फिर आगे बड़ी बात क्या है, और दोनों में बेहतर वो है जो सलाम में पहल करे। इस चैप्टर को कोशिश करते हैं भाई आज इसको फारिग करें हैं। ये तो अजीब ही हो गया चैप्टर। ये तो ऑन ही नहीं हुआ। कहाँ पढ़ूं मैं? अच्छा जी बोलिए फिर से। हाँ हाँ पढ़ ली, इसमें पूछ कर रहे हैं। जी जी जी। कल ये यहां पर क्लोज हुई थी बात। कन्वर्टेबल में इंटरेस्ट रेट मार्केट से कम होगा क्योंकि इन्वेस्टर के पास एक एडेड बेनिफिट ये है कि उसके पास ओनर बनने की ऑप्शन मौजूद है। यहां पे कल बात एंड की थी मैंने। ये एक चीज है मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टेबल्स, कि मार्केट प्राइस डिपेंड करती है इन चीजों पे। ये आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कर भी चुके, और आप ये 4 पॉइंट्स याद कर लीजिएगा, एमसीक्यूज में भी हो सकते हैं। ये मैं हूं पेज पता नहीं कौन से पे, उसके आखिर में 4 पॉइंट्स लिखे हुए कि मार्केट प्राइस डिपेंड करती है इन पे। प्राइस ऑफ स्टेट डेट का मतलब है हम मार्केट इंटरेस्ट रेट यूज कर रहे होंगे इसकी वैल्यू निकालने के लिए, और डिस्काउंटिंग कितने अरसे की कर रहे होंगे, जितना टाइम बाकी है अभी। लोगों को क्या उम्मीद है, शेयर प्राइस कितनी ग्रो कर जाएगी, अभी कितनी है और कितनी ग्रो कर जाएगी। तो इन चीजों पे डिपेंडेंट होती है कि ये कन्वर्टेबल मार्केट में कितने का बिक रहा है। इन्वेस्टर को कन्वर्टेबल और सादे बॉन्ड में कंपेयर करें तो कन्वर्टेबल में फायदा क्या है जी?
सादे बॉन्ड से कंपेयर करें तो कन्वर्टेबल में क्या फायदा है इन्वेस्टर को? इन्वेस्टर एक तो उसको ओनर बनने में जल्दी नहीं, इंतजार का मौका मिल जाएगा, और तब तक ये इंटरेस्ट लेगा। और अभी चूंकि फौरन ओनर नहीं बन रहा, अभी तो वो इन्वेस्टर है, अभी वो साइड पे बैठा हुआ है, ओनर नहीं है। हाँ, जब कल को उसको फायदा नजर आएगा फिर वो जाके ओनर बनेगा। बनिस्बत अगर वो अभी ही शेयर खरीद लेता तो फिर तो वो अभी ही ओनर बन के फंस जाता। तो उसको फायदा यह है कि उसको इंतजार करने का टाइम मिल रहा है और साथ बैठे बैठे इंटरेस्ट भी मिल रहा है। ये इस अंग्रेजी का मतलब है। और ये भी तकरीबन कुछ इसी तरह की चीज है कि अभी वो पैसे लगा रहा है, कल को बिजनेस ग्रो कर जाएगा और उसको ओनर बनने में फायदा नजर आएगा तो वो ओनर भी बन जाएगा। ये भी तकरीबन इसी तरह की बात है कि जब वो कल को ओनर बनने का फैसला करेगा तो फिर इवेल्युएट करेगा कि कंपनी का ओनर बनना चाहिए कि नहीं। तो जबरदस्ती को 3 पॉइंट बना दिए, आपको रटा नहीं लगाना। मेन कॉन्सेप्ट यही कि उसको फौरन पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, फौरन ओनर बनने की जरूरत नहीं है। ओनर बनने के लिए उसके पास अभी टाइम है, इंतजार कर सकता है, तसल्ली से देख ले, उसके बाद लगेगा ओनर बनने की जरूरत तो बन जाएगा। और तब तक इंतजार करते करते इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, नुकसान भी समझ ले। थोड़ा इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि उसको ओनर बनने की एक ऑप्शन मिल रही है। तो अगर कल को वो वाकई ओनर बन गया लेकिन बिजनेस प्रॉफिट्स ही नहीं कमा सक रहा, उसको डिविडेंड ही नहीं मिल रहे, तो वो जो शुरू में उसने कुर्बानी दी थी उसका कोई खास फायदा उसको बाद में नहीं हो सकेगा। ये इस अंग्रेजी का मतलब। ये डब्बा पढ़ लें सारा। कंपनी को क्या फायदा है? अच्छा, ये ना, जब हम कन्वर्टेबल के फायदे नुकसान देख रहे हैं ना, तो अभी मैंने एक बात बोली थी कि इसको सादे डिवेंचर से कंपेयर करना है, लेकिन हम इसके फायदे नुकसान देखते हुए इक्विटी से भी कंपेयर कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये आधा डेट है आधी इक्विटी, तो इसलिए दोनों से कंपैरिजन से फायदे नुकसान बन जाएंगे। कंपनी को कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करने में क्या फायदा है? डिलेड इक्विटी का मतलब है अभी फौरन ये ओनर नहीं बनने लगे, शेयर्स इनको बाद में इशू होंगे, इसलिए ईपीएस अभी फौरन नहीं गिर जाएगी, वो बाद में गिरेगी जाके। ईपीएस गिरे तो क्या चोट लग जाएगी? ईपीएस गिरने से क्या है? शेयर की प्राइस कम हो जाएगी। तो ईपीएस का फॉल कर जाना कोई अच्छी चीज नहीं होती। ये बात मैं अच्छा पहले अंग्रेजी पढ़ लें, ये अच्छा पॉइंट है, ये समझाता हूं। पहले अंग्रेजी पढ़ लें। अच्छा, ये जो आप जबानी सुन के एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते हैं और आपको लगता है आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, तो याद थोड़ी रहेगा हमेशा के लिए। ये वाली बात समझाने लगा। अगर किसी वजह से कंपनी का शेयर अभी मार्केट में सस्ता रुल रहा है, तो कंपनी को चाहिए पैसा, लोन नहीं लेना चाहते क्योंकि कल को वापस करने की टेंशन नहीं उठानी, ओनर्स ही नए बनाना चाहते हैं, लेकिन कंपनी का शेयर मार्केट में सस्ता है, तो इसमें कंपनी को क्या नुकसान है? एक तो लोग इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे शेयर्स ओनर बन के इन्वेस्ट करने में, दूसरा चूंकि सस्ता चल रहा है तो ज्यादा शेयर इशू करने पड़ जाएंगे। डायरेक्टर्स को लग रहा है कि अभी कुछ देर ठहर जाए ना, फिर शेयर ठीक हो जाएगा। पैसे तो चाहिए, लोन भी नहीं लेना चाहते, और अगर ओनर बना के पैसे लिए तो एक तो लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे, दूसरा ज्यादा शेयर इशू करने पड़ेंगे, तो उनको ओनरशिप की ऑफर करा के कन्वर्टेबल डेट ले लेंगे, और वो ऑफर इतनी अच्छी होगी कि कल को वो शेयर्स में खामोशी से कन्वर्ट भी हो जाएंगे और अभी पैसे भी मिल जाएंगे। अगर अभी ओनर्स बनाने की ऑफर करते तो वो अभी ओनर बन के पैसा देने को तैयार ना होते, कन्वर्टेबल में वो चांस ले लेंगे, तो हमें चांस के ऊपर पैसा आसानी से मिल जाएगा। अगर अभी शेयर इशू करना ऑफर करते तो शायद थोड़े पैसे मिलते, या ये कह लें कि हमें ज्यादा शेयर इशू करने पड़ते। ये इस अंग्रेजी का मतलब है। इक्विटी से कंपेयर करें तो अगर अभी लोगों को ओनर बना लेते तो उनको तो डिविडेंड देना होता। कन्वर्टेबल से फायदा ये होगा कि इंटरेस्ट देंगे और उस पर टैक्स बचेगा।
ये भी इक्विटी से कंपेयर करके ही कहा हुआ है। इंटरेस्ट चूंकि पता होता है कितने देने हैं, तो पैसे अरेंज करना आसान होता है। और कंपनी को इसमें क्या खराबियां हैं? अभी तो नहीं, जब शेयर्स में कन्वर्जन होगी तो ईपीएस गिर जाएगी। अभी तो नहीं, जब कन्वर्ट होंगे तो हमें नए ओनर साथ बिठाने पड़ेंगे अपने। ये गलती से मुझे लगता है कॉपी हो गया, ये एक ही है, ये ऐसी कॉपी हो गया। क्या जी? हाँ, तो डायलूटेड को बेसिक से ऊपर नहीं ना जाने देते, बेसिक से ऊपर नहीं निकल सकती ना डायलूटेड। अगर पहले ही उनको शेयर इशू करके ओनर बना लिया होता तो गेयरिंग अच्छी होती, लेकिन जब तक वो डेट रहेगा तब तक कंपनी की गेयरिंग ज्यादा होगी, कंपनी ज्यादा रिस्की मानी जाएगी। आइंदा कभी कोई लोन लेना हुआ तो बैंक लोन देते डरेंगे, क्योंकि कंपनी हाई रिस्क कंपनी होगी। अगर शेयर ही इशू कर देते तो गेयरिंग अच्छी होती। जब तक शेयर इशू नहीं होते तब तक इस कंपनी की गेयरिंग हाई रहेगी, तो ये रिस्की प्रोजेक्ट समझा जाया करेगा। ये थी सारी कन्वर्टेबल की कहानियां। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें लिखी हुई हैं, पढ़ लें। लोन से रिलेटेड बिल्कुल सादी सादी बातें लिखी हैं, कोई गहराई नहीं है इसमें। इसके अलावा बाकी सब समझ आना चाहिए। इसके अलावा जी, जब कन्वर्जन हो जाएगी तो नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे, तो ईपीएस गिर जाएगी। क्या जी? किस्तों में, यानी सारे पैसे बैंक एकदम से नहीं देता, किस्तों में दे सकता है। इसी तरह वापसी भी सारे लमसम की बजाय किस्तों में भी वापसी हो सकती है। तो ट्रेंचेस ये किस्तें समझ लें। हाँ जी, ये हेजिंग हमने एमएफए में पढ़नी आगे चल के थोड़ी थोड़ी सी, तो वो जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा हेजिंग क्या होती है। अच्छा, ये भी एक चीज स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी टेस्ट हो सकती है। बैंक लोन्स और लोन स्टॉक, यानी लोगों से बोरो करना और बैंक से बोरो करना, ये पब्लिक बोरिंग है, ये बैंक की बोरिंग है, ये इनमें कंपैरिजन है। ये भी पढ़ के देख लें, स्ट्रेट चीजें हैं। बैंक लोन्स यानी बैंक से बोरोइंग, और लोन स्टॉक डिवेंचर्स यानी पब्लिक से बोरोइंग। हाँ जी, फ्लेक्सिबिलिटी, चूंकि लेना ही एक बैंक से है तो हम उससे 1 to 1 बात करके अपने हिसाब से टर्म्स बाद में चेंज भी कर सकते हैं। लोगों से लेना है तो फिर तो हम चेंजेस नहीं करा सकते बाद में। कॉन्फिडेंशियलिटी, जब एक ही बैंक से लोन लेना है तो जो भी तफसील बतानी है बस उस अकेले को बतानी है, ये सारी दुनिया को बताना पड़ेगा। एक ही बैंक से लोन लेना है, जल्दी मिल जाएगा। पब्लिक से बोरिंग करनी है, टाइम बहुत लगेगा, रिक्वायरमेंट बहुत सारी फुलफिल करनी पड़ेंगी। सस्ते से मुराद यह है कि हमें जल्दी कोई किसी को कमीशन नहीं देनी पड़ रही, थोड़े पैसों में अमाउंट रेज हो जाएगी। यहां पर कोई ब्रोकर इन्वॉल्व होगा, कोई मार्केट के खर्चे अलग से हो सकते हैं, तो इशुएंस कॉस्ट यहां ज्यादा है। एक ही बैंक है, सारा पैसा ही वो बैंक दे रहा है, तो वो तो शर्तें भी टिका के लगाएगा। पब्लिक लोन दे रही है तो वो तो इंडिविजुअली तो थोड़े थोड़े पैसे ही दे रहे होंगे, तो अगर उनके डूब के गए तो उनको इतनी तकलीफ नहीं है। एक बैंक पैसे दे रहा है, सारे पैसे ही उस बैंक के हैं, तो शर्तें ज्यादा लगाएगा। लेकिन पब्लिक पैसे दे रही है तो उतनी शर्तें नहीं होंगी।
फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये भी तकरीबन कॉन्फिडेंशियलिटी से रिलेटेड बात है कि इसमें चूंकि एक ही बैंक है तो वो सारा हमसे साथ साथ रिपोर्ट्स लेगा और बार बार सबमिट करवाने को कहेगा, क्योंकि एक ही बैंक के सारे पैसे लगे हुए। यहां पर कोई इस तरह की बार बार रिपोर्टें जमा कराने की शर्तें नहीं होंगी। बताएं इसमें से क्या पूछना। टर्म्स एंड कंडीशन कितने साल का, कब वापस करेंगे, कैसे कैसे वापस करेंगे? बिल्कुल दे सकते हैं, मल्टीपल बैंक्स भी हो सकते हैं, वो भी मिलकर तय करेंगे ना। अरे एक ही बिल्डिंग पे तो दोनों नहीं लड़े होंगे आगे। अगर मिलके लोन दे रहे होंगे तो फिर वो आपस में तय करेंगे कि सिक्योरिटी किस किस का हिस्सा कितना है। ओवरड्राफ्ट ये आपको बचपन से आता है, ये भी पढ़ लें जल्दी से। ओवरड्राफ्ट और लोन में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि लोन वापस करना होता है एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद। बैंक ओवरड्राफ्ट को कहते हैं कि ये पेबल ऑन डिमांड है, बैंक कभी भी वापस मांग सकता है। ये दोनों में बड़ा फर्क होता है। बाकी तो ये लोन ही है, इस पे भी इंटरेस्ट पड़ेगा। और अगर आपने FAR 2 पढ़ा हुआ है या पढ़ रहे हैं तो ये लीजेस आपको आता है, और अगर नहीं पढ़ा हुआ अभी तो मैं बता भी दूंगा तो फिर भी नहीं आएगा। तो इसलिए ये लीजेस जितना को रट्टा लगा सकें लगाएं और आगे बढ़ें। अच्छा, ये भी छोटी छोटी चीजें, एक एक दो दो पैराग्राफ लिखे हुए। ये कुछ अदर चीजें हैं, इन पे भी एक एक पैराग्राफ है, ये पढ़ लें, फिर मैं आपको वेंचर कैपिटल समझाता हूं। वेंचर कैपिटल और सिक्योरिटाइजेशन, ये दो चीजें रह गई, फिर ये सिखाता हूं। ये छोटी छोटी फटका दें जरा, फिर दो टेक्निकल चीजें वो समझानी है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स, ट्रेड क्रेडिट, ये वही क्रेडिटर होता है। तो क्रेडिटर तो आपको पता है क्या होता है, इसलिए ये बाकियों का एक एक पैराग्राफ पढ़ लें। किसी ने बैंक के पास पैसे जमा करवाए और बैंक ने उसको एक सर्टिफिकेट दे दिया कि हाँ जी आपके पैसे हमारे पास 6 महीने के लिए जमा है, उस पर इतना इंटरेस्ट मिलेगा और 6 महीने बाद आके हमसे पैसे ले लेना। अब वो जो कागज है ना वो निगोशिएबल है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो हमने वो कागज पकड़ा और हमें अभी पैसे चाहिए थे, 6 महीने के लिए हम पैसे फंसा के बैठ गए। तो हमने किसी से कहा कि हमारा ना बैंक में पैसा रखा हुआ है 4 मिलियन रुपए, वो 6 महीने बाद 2.2 मिलियन हो गया होगा, तो मैं 2.2 मिलियन पक्का मिलेगा बैंक से, बस कागज दिखाओगे मिल जाएगा, मुझे अभी पैसे चाहिए। तो वो कागज देके हमें अभी किसी से 2.2 मिल जाएगा, सारा कम मिलेगा। अब वो कम हमें मिल गया क्योंकि हमें पैसे चाहिए थे, पैसे देने वाले को इसमें क्या सिक्योरिटी है, उसके पास वो बैंक का सर्टिफिकेट आ गया, 6 महीने बाद जाके बैंक से वो 2.2 मिलियन ले लेगा, ये लिखा। और ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ये गवर्नमेंट को जब पैसे चाहिए होते हैं तो लोगों को थोड़े से इंटरेस्ट की ऑफर करके साल के लिए चाहिए, 6 महीने के लिए चाहिए, तो लोगों से कहेंगे पैसे दे दो, उसके बदले गवर्नमेंट का एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसको ट्रेजरी बिल कहते हैं, और मेच्योरिटी पे वो गवर्नमेंट को बिल देके तो उससे पैसे वापस ले लेंगे। दोबारा गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत थी तो अवाम से कहा जी हमें पैसे चाहिए, साथ प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर लगा दी, लोगों ने वो तस्वीर देखते कहा कि गवर्नमेंट को तो पैसे नहीं देने। तो गवर्नमेंट को पैसे चाहिए थे, गवर्नमेंट ने वो पैसे लोगों से ये कह के लिए कि आपको हम 10 महीने बाद पैसे वापस कर देंगे और चलो 2% इंटरेस्ट भी ले लेना। तो लोगों की इन्वेस्टमेंट भी हो गई और गवर्नमेंट को 10 महीने के लिए पैसे भी मिल गए। तो गवर्नमेंट इसके बदले जो कागज का टुकड़ा उनको सबूत के तौर पे देगी, उसको ट्रेजरी बिल कहते हैं। जिस तरह ये था ना, बैंक के पास पैसे जमा थे, बैंक ने सबूत के तौर पे सर्टिफिकेट दे दिया, गवर्नमेंट के पास रखवाए, गवर्नमेंट ने सबूत के तौर पे ये कागज दे दिया, इसको ट्रेजरी बिल्स या टी बिल्स कहते हैं।
और ट्रेड क्रेडिट ये वही है जो क्रेडिटर्स होते हैं, उसको ट्रेड क्रेडिट कहते हैं। और ये ट्रेड क्रेडिट के फायदे और नुकसान लिखे हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको ना इसमें जो 2-3 टेक्निकल चीजें वो समझाता हूं। ये मैं आ गया अदर कॉमन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, इस्लामिक पढ़ा दिया था पहले, ये अदर कॉमन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पे आ गया। ये कुछ 1.5 पेज में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो समझाने लगा जी। बोनस इशू की एंट्री क्या होती है? बोनस शेयर इशू करते हैं तो रिजर्व्स डेबिट या शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, इसको रिजर्व्स की कैपिटलाइजेशन कहते हैं कि वो रिजर्व्स थे अब उनको कैपिटल बना लिया। ये अदर कॉमन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में ना कुछ 4-5 नाम है, वेंचर कैपिटल है, बिजनेस एंजल्स, प्राइवेट इक्विटी फंड और एसेट सिक्योरिटाइजेशन। ये समझ लें भाई, ये 1.5 पेज रहेगा, ये समझाता हूं। चले पहले ये सामने खुला, ये समझा देता हूं। एसेट सिक्योरिटाइजेशन समझा रहा हूं। नूर ये सब क्लियर नजर आएगा? ये लाइट ऑन करो। कंपनी ए ये लोगों को हाउस लोन्स देती थी। इसने हाउस लोन्स कोई 800 मिलियन के ये जनरल पब्लिक को दिए। ये जनरल पब्लिक है, ये बहुत सारे लोग हैं, ये सब अपने अपने घर बना रहे हैं और हंसी खुशी रह रहे हैं, और किसने किसने दे रहे हैं। इन लोगों को हाउस लोन्स दिए हुए हैं और इनसे इंस्टॉलमेंट्स की शक्ल में पैसा ले रहे हैं और इनके घर भी गिरवी रखे हुए हैं, तो ये सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है। इन्होंने वो किसने टाइम पे देनी है। कंपनी ए ने अब और लोन देने थे, या ये कह लें कि इतना पैसा फंसा बैठे थे तो ये पैसा तो उनको 25-30 साल बाद मिलना था, तो इन्होंने एक नई कंपनी बनाई, अपनी एक सब्सिडरी बना ली कंपनी बी के नाम से। इसको एडवर्टाइज ये कह के किया कि इस कंपनी के पास कुछ ऐसे रिसीवेबल्स हैं कि उससे लगी बंदी किस्तें पक्की मिलेंगी। आप लोग इसमें इन्वेस्ट करें तो बदले में जो किस्तें आया करेंगी उनमें से आपको भी दे दिया करेंगे। तो ये मजीद कुछ इन्वेस्टर्स थे, ये भी बहुत सारे लोग थे, इनको ये कहा गया कि एक कंपनी बनने लगी है जिसके पास 800 मिलियन का रिसीवेबल आ रहा है। इस रिसीवेबल के बदले किस्तें आया करेंगी और जाहिर है वो किस्तें 800 मिलियन में इंटरेस्ट भी शामिल होंगी, तो आपको वो डिविडेंड के नाम से या वैसे ही किसी शेयर के नाम से आपको भी पैसे मिला करेंगे। इन लोगों के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि ये लोगों को लोन देते और लोन देके किस्तें लेते, तो इन्होंने इस कंपनी बी में हिस्सा डाला। किसी के पास 2,000 थे, 10,000 थे, 50 रुपए थे, जब सब इसमें हिस्सा डाला। इस कंपनी में हिस्सा डालने के बाद इनको बदले में लगी बंदी किस्तें मिल जाया करेंगी, उसमें से इंटरेस्ट मिला करेगा, लेकिन यह कि ये कंपनी बीच में अपने पैसे भी थोड़े से रखेगी और बाकी सारी कमाई इनके हवाले कर दिया करेगी। इसके पास तो रिसीवेबल नहीं है। कंपनी ए ने अपने ये रिसीवेबल्स कंपनी बी को बेच दिए। कंपनी ए के रिसीवेबल्स थे, उसने एक स्पेशल पर्पस कंपनी बनाई, इसको स्पेशल पर्पस व्हीकल भी कहते हैं, और अपने ये रिसीवेबल्स इसको बेचे, कैश डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट। अब ये रिसीवेबल्स कंपनी ए की बैलेंस शीट से हट गए, इसको कैश मिल गया, वो रिसीवेबल्स अब इसके हवाले हो गए। अब कंपनी बी पॉइंट में से देखें तो कंपनी बी के रिसीवेबल्स हैं जो इंस्टॉलमेंट्स में कंपनी बी को पैसे दिया करेंगे और जो इंटरेस्ट इनकम कमाएगा वो इनको भी बांटेगा। लेकिन कंपनी बी ने कंपनी ए से जो ये रिसीवेबल खरीदे उसके पैसे दिए, वो पैसे कंपनी बी के पास कहां से आए? वो इन लोगों ने दिए थे। यानी कंपनी ए ने एक नई कंपनी क्रिएट की, इन लोगों को ये ख्वाब दिखाए, इनसे पैसे लेके अपनी जेब में डाले और इनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। अब ये इधर देख रहे हैं, वहां से किस्तें आती हैं, इनको भी थोड़ा बहुत मिल जाता है। इसने जो अपने रिसीवेबल्स अपनी जेब से, अपने बैलेंस शीट से खाली करने थे, ये खाली करके पैसे लेके बैठ गया। अब ये इन पैसों को और इस्तेमाल करेगा। तो कंपनी ए ने कंपनी बी को स्पेशली इसी काम के लिए बनाया था, इसको स्पेशल पर्पस व्हीकल कहते हैं। और इसने किया क्या है, इसने अपने रिसीवेबल्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर लिया, इसको कहते हैं एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज। और ये चूंकि मॉर्गेज लोन्स हैं तो इनको मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज भी कहते हैं। इसने ये रिसीवेबल इसके हवाले किया, इसको क्या मिला? ये कैश इवेंचुअली कहां से आया? उन लोगों से। उनको बदले में क्या मिला? इस कंपनी के शेयर्स। तो ये जो शेयर्स क्रिएट किए गए हैं इनकी बैक पे ये रिसीवेबल है, तो इसलिए इस अमल को एसेट सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं कि एसेट्स की बेस पे शेयर्स क्रिएट हुए, उनको दिए गए और उनसे पैसे लिए गए। ये एसेट सिक्योरिटाइजेशन, ये सारा पढ़ लें। अरे उनको सारी कहानी बताएंगे ना, तो इसलिए तो अपनी सब्सिडी है।
ये इनको कहेंगे कि आपको ये रिसीवेबल्स मिलेंगे, इससे जितना पैसा आएगा वो आप तक पहुंचेगा, फिक्र ना करें, कि यही दिखा के तो उनसे पैसे ले रहे हैं। हाँ, उसकी लीगल शक्ल ये बनाई है कि खुद पैसे लेने की बजाय इसके नाम पे पैसे ले रहे हैं। ये एसेट सिक्योरिटाइजेशन सारी अंग्रेजी पढ़ लें। नई कंपनी क्यों बनाएंगे? तो कोई एग्जिस्टिंग कंपनी की काम क्यों करेगी? इसलिए तो उसको स्पेशल पर्पस व्हीकल कह रहे हैं कि किसी काम के लिए ये क्रिएट की है। तो बंद कर देना बेटा लाइट। इस काम का एसेट सिक्योरिटाइजेशन, और ये जो सिक्योरिटीज है, मतलब जो उनको बदले में शेयर्स मिल रहे होंगे, उनको एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज भी कह सकते हैं, और चूंकि हाउस लोन हैं तो उनको मोर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज भी कह सकते हैं, एबीएस और एमबीएस। ये पॉइंट्स भी याद करिएगा, ये एमसीक्यूज में काम आ सकते हैं। ये जो कंसोलिडेट है, ये बस अकाउंटिंग की बात की है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में इसको कंपनी ए, आप अभी एफआर 2 पढ़ रहे हैं ना? हाँ, तो छोड़ें इस लाइन को। ये कंसोलिडेशन करोगे एफआर 2 में तो पता चल जाएगा। ये पेरेंट और सब्सिडरी होगी ना, तो ये कंसोलिडेशन एक चीज होती है, दोनों को कंबाइन किया जाता है। सवाल आएगा इंशाल्लाह, जरूर आएगा सवाल इसमें से। ये काम फाइनेंस सेक्टर में ही होता है, क्योंकि रिसीवेबल्स बेचे जा रहे हैं, हाउस लोन्स, तो ये फाइनेंस सेक्टर में ही काम होता है। ये मतलब है इस बात का। इस बात का मतलब है कि ये जो रिसीवेबल्स थे, ये रिसीवेबल्स ऐसा कहीं स्टॉक मार्केट पे थोड़ी बिकने थे। इन रिसीवेबल्स की बेस पे जो शेयर्स क्रिएट किए गए, वो शेयर्स बिक सकते हैं स्टॉक मार्केट में, ये इसका मतलब है। और अगर ये कंपनी इनसे पैसा एज इक्विटी लेने के साथ साथ किसी बैंक से लोन भी लेना चाहे, तो वो बैंक ये देखेगा कि इन लोगों की औकात क्या है, यानी इन रिसीवेबल्स की क्रेडिट रेटिंग क्या है, उसके हिसाब से फिर बैंक लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट लगाएगा। अच्छा जी, ये 3 नाम है, ये आसान आसान से हैं, मैं आपको कहानी समझा देता हूं, फिर अंग्रेजी पढ़िएगा। वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल होते हैं चीते लोग, चीते। ये एक्सपर्ट होते हैं, और नॉर्मली एक्सपर्ट्स की टीम होती है। ये लोग ना छोटे छोटे बिजनेसेस को चुनते हैं जिनमें काम करने का पोटेंशियल होता है, लेकिन पैसे नहीं होते उनके पास। छोटा बिजनेस है या अभी अभी शुरू हुआ है, नए लोग हैं, तो ये उनको पैसे देते हैं, लेकिन ओनर बन के पैसे देते हैं। ये मैं वेंचर कैपिटल बता रहा हूं। ये लोग ओनर बन के छोटे बिजनेसेस में पैसा लगाते हैं, लेकिन खिदमत खल के जज्बे के तहत नहीं। उनको उस छोटे बिजनेस में पोटेंशियल नजर आ रहा होता है, उसमें ओनर बन के बहुत सारा पैसा लगाते हैं, साथ अपनी एक्सपर्टीज भी देते हैं। जब वो बिजनेस 5 साल 10 साल बाद बड़ा बिजनेस बन जाता है, तो अब वो जो ओनर बन के आए थे, तो अब वो बिजनेस स्टैब्लिश हो गया हुआ है, तो अब वो शेयर्स किसी को बेचेंगे और अगले की तलाश में निकल पड़ेंगे। इस वेंचर कैपिटलिस्ट को क्या फायदा? शुरू में ओनर बना था तो थोड़े पैसों पे शेयर लेके ओनर बन गया था, अब वो कंपनी बड़ी हो गई, तो अब जब शेयर बेचेगा तो महंगे बेचेगा। तो ये वेंचर कैपिटलिस्ट होता है, जो छोटे लेकिन पोटेंशियल बिजनेसेस में पैसा लगाता है, और फिर कुछ अरसे के बाद पैसा बाहर निकाल लेता है शेयर्स बेच के। जी
शुरू वाली कहानी यही थी बस। अच्छा दोबारा शुरू से बताता हूँ। ये चीते लोग होते हैं, शुरू में चीता आया था वैसे। ये चीते लोग होते हैं, इनको बिजनेस फाइनेंस सब नॉलेज होता है, एक्सपर्ट्स होते हैं। ये चुनते हैं ढूंढ ढूंढ के ऐसे बिजनेसेस जिनमें पोटेंशियल होता है लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते, तो उनमें ये ओनर पार्टनर बन के पैसा लगाते हैं। वो लोग भी काबिल होते हैं, ये भी काबिल होते हैं, बिजनेस बड़ा हो जाता है। अब जब ये बढ़ गया बिजनेस 5 साल 10 साल, तो फिर ये अपने शेयर्स किसी को बेच देते हैं। तो अब चूंकि ये बिजनेस बड़ा हो गया हुआ है, तो अब ये शेयर्स इजीली मार्केट में भी बिक सकते हैं, कंपनी लिस्ट भी करा सकते हैं। तो जो उन्होंने शुरू में सस्ते में शेयर खरीद के बिजनेस में पैसा लगाया था, कुछ साल के बाद ये बिजनेस से बाहर निकल जाएंगे। ये पढ़ लें सारा, ये लिखा तो है ब्रैकेट में कि कुछ अरसे के बाद देखें ये किसी बिजनेस में उतरेंगे ही तब जब पहले इनको एग्जिट का रास्ता नजर आ रहा होगा, क्योंकि जिंदगी भर नहीं गुजारने आए। इनको ये सारा रास्ता नजर आएगा कि हम कैसे इसको 4-5 साल के बाद मार्केट में लिस्ट करवा के निकल जाएंगे, तो ही वो पैसा लगाएंगे। मैनेजमेंट बायआउट कहते हैं जब कोई कंपनी के मैनेजर्स उस कंपनी के खुद ओनर बनना चाहें और ओनर से कहें अपने शेयर आप हमें भेज दें, आप तो कुछ करते नहीं, आप हमें भेज दें। तो वो मैनेजर्स ही ओनर बनना चाहें लेकिन मैनेजर्स के पास पैसे नहीं है, वो तो तनख्वाहदार लोग थे। तो फिर वेंचर कैपिटलिस्ट उनके साथ मिलेगा आगे। किसी बिजनेस के मैनेजर्स थे, ओनर्स वो बिजनेस बंद करना चाह रहे थे, मैनेजर्स ने कहा बंद ना करें, हमें बेच दें, हम ओनर बन जाते हैं। लेकिन थे वो तनख्वाहदार लोग, उनके पास पैसे नहीं थे, तो वेंचर कैपिटलिस्ट ने उनके साथ ओनरशिप में हिस्सा डाला और कंपनी खरीद ली। इसको मैनेजमेंट बाय आउट कहते हैं। ये अंग्रेजी पढ़ने को कहा था। इससे मिलती जुलती एक शक्ल होती है जिसमें पैसा लगा तो रहे हैं लेकिन खुद एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, पैसा लगा रहे हैं, तो फिर वो उन छोटे मोटे लोगों के लिए फरिश्ता बन गया, उसको कहते हैं बिजनेस एंजल। इसमें और वेंचर कैपिटलिस्ट में फर्क यह है कि पैसे लगा जरूर रहा है लेकिन एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, बाकी वैसे ही है। और लास्ट चीज, ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट है ये तो कोई एक इदारा, कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है इनके पास अपना इतना जेब में पैसा ना हो, तो इन्होंने ऐलान किया हो कि हम अच्छे अच्छे बिजनेसेस चुनकर में पैसे लगाया करेंगे, आओ हमारे साथ किसने पैसे लगाने। तो वो जो आओ हमारे साथ पैसे किसने लगाने उसको इंग्लिश में कहेंगे प्राइवेट इक्विटी फंड्स, कि लोगों से पैसा लेंगे और उन पैसों को फिर पोटेंशियली अच्छे लेकिन फिलहाल छोटे बिजनेसेस में लगाया करेंगे। वो रिस्की बिजनेस होंगे क्योंकि पता नहीं ग्रो करे ना करे। तो वेंचर कैपिटलिस्ट अपनी जेब से पैसा लगा रहा होता है लेकिन प्राइवेट इक्विटी फंड्स वो हैं जिसमें लोगों को ये कहा होता है कि आओ मिलके तुम्हारा पैसा हम अच्छी जगह पर लगाते हैं। तो वो जो अच्छी जगह होती है वो छोटी छोटी पोटेंशियल कंपनीज होती हैं, तो वहां लोगों का पैसा लगा दिया जाता है। काम वही वेंचर कैपिटलिस्ट वाला ही है। ये देखें मार्च 22 खत्म हो गया चैप्टर, मार्च 22। जी हाँ जी, सी। पहला इसलिए नहीं हो सकता, नहीं चौथा इसलिए नहीं हो सकता कि ये नए प्रोजेक्ट्स में ही तो पैसा लगाते हैं, स्टैब्लिश में थोड़ी लगाते हैं, नए में तो लगाते हैं। और पहले और दूसरे के मुकाबले में पहला और दूसरे में से दूसरा बेहतर है क्योंकि इनकी पास परफॉर्मेंस की बेस पे नहीं पैसा लगा दे, फ्यूचर प्लान्स की बेस पे लगा दे। तो आंसर बी भी हो सकता है, लेकिन जो अंग्रेजी पढ़ी है आपने उसमें ये वर्ड लिखे हुए थे बुक में, तो इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो सी। ये स्प्रिंग 22, ऑटम 22। जी नंबर 4।
विच टू इक्विटी ज्यादा रिस्की क्यों है? एक तो ये चीज उसका वही मतलब रीजन बता रही है कि एक तो ईपीएस वॉलेटाइल है, ये रीजन हो सकती है। डेट वालों के पास हक होता है पैसे लेने का, बिल्कुल ठीक है। तो ए और सी। बी तो वैसे ही गलत है, डेट वाले ज्यादा अच्छा रिटर्न दे रहे होते नहीं, ये तो टोटली गलत है। चौथा, डेट वाले कभी भी पैसे मांग सकते हैं, नहीं। तो ए और सी। ये हो गया ऑटम 22 है जी। नहीं कुछ और है, जल्दी बताया ना, टेंशन मत। क्या हुआ? ए और डी अभी देख लेते हैं। कौन सा पेपर था? ए और सी है यार, ए और सी है, गलत है वो, ए और सी है। ऑटम 22, मार्च 23। मार्च 23 में कुछ नहीं है, ऑटम 23। जी ऑटम 23। डीप डिस्काउंट बॉन्ड। हाँ जी बी, नंबर 7। हाँ जी ए, नंबर 8। अगर वो 3 पॉइंट्स आपने याद किए होते तो ये पहले वही 3 लिखे हुए, चौथा फालतू है। जी ये जो अंग्रेजी पीछे पढ़ाई है उसमें कहीं ये जुमला भी मुझे लगता था, ये ड्यूरेशन जब पढ़ी थी ना उसमें लिखी हुई है अंग्रेजी, तो सी बनता है इसका। कि हमें कितने अरसे के लिए लोन लेना चाहिए एसेट खरीदने के लिए, ये देखना पड़ेगा कि एसेट कमा के कब देगा। और ये तो आपको आता ही होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हाँ जी सी इसलिए क्योंकि बोनस इशू से सिर्फ बस नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं, जबकि राइट इशू से पैसा भी आता है। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल था। और लास्ट जी वेंचर कैपिटल। जी ये मैनेजमेंट बायआउट का वर्ड भी था उसके अंदर, और बिजनेस एंजल्स। और बस